हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ केवीपीवाई 2019 एसए स्ट्रीम। तो पहला क्वेश्चन है, वेरियस ऑप्टिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द करेक्ट ऑर्डर इन टाइम इन व्हिच दीज प्रोसेसेस ऑकर। अब हमें पता है जब रेनबो बनता है तो रेनबो बनता है सनलाइट के रेन ड्रॉप्स में जाके कुछ टीआईआर वाला इफेक्ट होता है। सो बेसिकली अगर यह मेरी एक रेन ड्रॉप है, इफ दिस इज माई रेन ड्रॉप, और मैं कहूं कि इसके अंदर मेरे पास लाइट रेज आई, तो लाइट रेज आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, अगर ये इसका सेंटर है तो यहां से होगा एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद इस सरफेस पे एक टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके रेज बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन, देन टी आई आर एंड देन रिफ्रैक्शन। अब मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, सी गलत एंड डी गलत। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। A specially designed vernier calipers has the main scale least count of 1 mm. On the vernier scale, there are 10 equal divisions and they match with 11 main scale divisions. Okay, so हमारे पास एक vernier scale है जिसके अंदर हमें क्या कहा गया, हमें बोला गया कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 1 mm, और हमें बोला गया 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो है 11 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 वर्नियर स्केल डिविजन्स हो गई 11/10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर, या फिर मैं यूं कहूं 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 mm के बराबर, तो ये बराबर हो गया 1.1 mm के। एंड बेस्ड ऑन द थ्योरी वी नो दैट लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division, which is equal to modulus of 1 mm minus 1.1 mm, and that would give me 0.1 mm, और यह मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A steel ball is dropped in viscous liquid. The distance of the steel ball from the top of the liquid is shown below. The terminal velocity of the ball is closest to. क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ में मुझे डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जो कि बॉल तब अचीव करती है जब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब उस समय पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब इस पूरे कर्व में स्ट्रेट लाइन कब हो रहा है? इस पूरे कर्व में क्या मैं कह सकता हूं इस सेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन कर्व है, और अगर इस सेक्शन में स्ट्रेट लाइन कर्व है तो क्या मैं कहूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होगा। देख लो भाई, अगर इतना समझ में आ गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.4 तक पहुंचा 0.3 से, और कितनी देर में ये पहुंचा 1.9 से 1.6 के बीच में। करेक्ट। इसको सॉल्व करता हूं तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 0.33 मीटर पर सेकेंड, और यही मेरी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस की बात करें तो ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें लैपटॉप इन अ टाउन इन इंडिया, स्टूडेंट इन अ टाउन इन इंडिया वेयर द प्राइस पर यूनिट, 1 यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर, ये हमारी जनरल यूनिट होती है जो कि घरों में लगती है। इलेक्ट्रिसिटी का 5 रुपए का यूनिट है। ही परचेजेस अ 1 किलो वोल्ट एम्पियर यूपीएस। अभी किलो वोल्ट एम्पियर से घबराना नहीं है, 1 किलो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर यानी वी, एम्पियर यानी करंट, और वी इंटू आई क्या होता है, पावर होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, यानी 1 किलो वॉट लिखा है बेसिकली। A day before the exam, 10 friends arrive at the student's home with their laptops and all connect their laptops to the UPS. Assume that each laptop has a constant power requirement of 90 watt. Consider the following statements. All the 10 laptops can be powered by the UPS if connected directly. Let us check. तो मुझे क्या क्या चीजें पता है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या सारे के सारे मैं यूपीएस से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। टोटल मिला के वी हैव 90 वॉट की पावर रिक्वायरमेंट फॉर अ सिंगल लैपटॉप, और इसको कितने लैपटॉप्स हैं, 10 लैपटॉप्स हैं, तो टोटल कितना है 900 वॉट, एंड मेरे पास जो यूपीएस की पावर है वो कितनी है 1000 वॉट।
तो यस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, वी कैन कनेक्ट ऑल द लैपटॉप्स टू द यूपीएस। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑल द 10 लैपटॉप्स कैन बी पावर्ड इफ कनेक्टेड यूजिंग एन एक्सटेंशन बॉक्स विद अ फ्यूज 3 एम्पियर। ओके, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि पावर जो होता है वो होता है V इंटू आई। करेक्ट, पावर कितनी है 900 और करंट कितना रिक्वायर्ड है 900 अपॉन 220। 220 क्यों बोला मैंने, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वोल्टेज जो होती है वो तो 220 वोल्ट होती है। क्या ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 एम्पियर, यानी अगर मैं 3 एम्पियर का फ्यूज लगाऊंगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इफ 10 फ्रेंड्स यूज लैपटॉप फॉर 5 आवर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इज, ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी ये निकाल लेते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या मैं कह सकता हूँ टोटल मिला के 900 वॉट कंज्यूम हो रही है पावर। ठीक, पावर किस में होती है, जूल पर सेकंड में होती है। तो अगर मुझे इसको किलोवाट में बदलना है तो क्या मैं कहूंगा 10 टू द पावर -3 किलोवाट। करेक्ट, यस और नो, इनटू 5 कर दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर, इनटू 5 कर दूंगा तो कितने रुपए लगे वो आ जाएंगे। सॉल्व करने पे कितना आ गया 22.5, और ये मेरा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत, बी गलत, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे भी थर्ड आएगा, तो सी सही हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास इज वाइडली यूज्ड in translucent windows. The region where a transparent adhesive tape is stuck over the frosted glass becomes transparent. The most reasonable explanation for this is, अब frosted glass क्या होते हैं, frosted glass वह ग्लास होते हैं जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उसके आउटर लेयर पे कुछ कोटिंग लगी होती है। अब वो जो कोटिंग होती है वो एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट का काम, ओपेक मटेरियल का काम करती है। अब अगर उस फ्रॉस्टेड ग्लास पे मैं टेप लगा दूंगा, टेप लगाने से क्या होता है, उसका जो एडहेसिव होता है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रॉस्टेड ग्लास की जो कवरिंग होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने के कारण हम लोग उस हिस्से को आमने सामने मतलब पारदर्शी तरीके से देख सकते हैं। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये थियोरेटिकल है, ये गलत हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओवर है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल hollow prism A and B made up of thin glass plates and arranged with a negligible spacing as shown in the figure. A beam of white light is incident on prism A from the left. Given that the refractive index of water is inversely related to temperature, the beam of the light of prism B would not appear white if. अब सोच के देखो, अगर ये white light है और यहाँ से भी हमें white light ही चाहिए तो क्या मैं कहूंगा कि यहाँ पे कोई भी डिविएशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, और डिविएशन ना हो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो भी डिविएट इसने किया होगा, अगर सपोज इसने डेल्टा 1 किया होगा तो इसने जो डेल्टा 2 किया होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तभी ये पॉसिबल है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और ये कब हो सकता है, जब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो जाए, जब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो जाए। अब कब होगा, जब दोनों प्रिज्म को हमने हॉट वाटर से फिल कर दिया, हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। बोथ प्रिज्म्स आर फिल्ड विद कोल्ड वाटर, अगेन दोनों को सेम आइडेंटिकल रखा है, हो सकता है। बोथ प्रिज्म्स आर एम्प्टी, बिल्कुल हो सकता है। प्रिज्म ए इज फिल्ड विद हॉट वाटर एंड प्रिज्म बी विद कोल्ड वाटर, इस केस में व्हाइट लाइट नहीं अपीयर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक है 70 डिग्री सेल्सियस पे और एक है कोल्ड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। इन सब केसेस के अंदर व्हाइट लाइट आ रही थी, इस केस में व्हाइट लाइट नहीं आ रही, हेंस ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A particle slides from the top of a smooth hemispherical surface of radius r, which is fixed on the horizontal surface. It separates from the hemisphere at a height h from the horizontal surface. Then the speed of the particle is. अब इस केस में क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक इस तरीके का हेमिस्फेयर वाला कुछ हिस्सा है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि यहाँ पे हमने एक पार्टिकल रखा, यहाँ पे हमने बॉडी रखी है, पार्टिकल रखा, इसका रेडियस है r और ये कहीं यहाँ तक आते आते कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है, कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ओके, यहाँ पे छोड़ने वाला कॉन्टैक्ट और इस समय पे इसकी हाइट h है और हमें पता है इसका रेडियस इज गिवन एज r। तो क्या मैं कह सकता हूँ पॉइंट A और पॉइंट B में आई कैन इजीली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, सो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B। तो एनर्जी एट A मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूं तो कैन आई राइट डाउन A पे एनर्जी कितनी हो गई mg r माइनस ऑफ h,
प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, बी पे 0 पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², करेक्ट। तो यहाँ से क्या v की वैल्यू आ जाती है 2g इंटू ब्रैकेट r माइनस ऑफ h का अंडर रूट। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा एंड सी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। The electrostatic energy of a nucleus of charge Ze is equal to k z² e² by r, where k is a constant, r is the nuclear radius. The nucleus divides into two daughter nuclei of charges Ze by 2 and equal radius. The change in electrostatic energy in the process when they are far apart is. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें पता है, इनिशियल एनर्जी जो है दैट इज गिवन बाय k टाइम्स z² e² by r। अब हमें पता है कि अगर एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज जो है वो है Ze और ये बाद में टूट के दो न्यूक्लियस बनाता है जिसका चार्ज है 2Ze, तो मैं कह सकता हूं अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस स्मॉल r होगा। और क्योंकि इनकी वॉल्यूम कंजर्वेशन से मास सेम रहेगा और डेंसिटी तो सेम रहेगी सही, तो क्या वॉल्यूम कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी r की वैल्यू कैपिटल R 2 की पावर 1/3। सो क्या मैं कह सकता हूं u फाइनल की वैल्यू है मेरे पास k इंटू Ze/2 का होल स्क्वायर अपॉन r, और ये एक के लिए है बट आई हैव टू डॉटर न्यूक्लियाई तो मैं इसको 2 कर दिया। अब मैं कहूंगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू k z² e² बाय कैपिटल R minus 2 times k z² e² by 4 times small r which is capital R 2 की पावर 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो what do we get 0.375 k z² e² अपॉन कैपिटल R, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा एंड सी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है टू मासेस m1 एंड m2 कैरी पॉजिटिव चार्जेस जिसके अंदर q1 और q2 चार्जेस हैं। They are dropped to the floor in a laboratory setup from the same height where there is a constant electric field vertically upwards. m1 hits the floor before m2। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, तो नॉर्मल सी बात है अगर q1 और q2 को ड्रॉप करेंगे तो इन पार्टिकल्स पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू Q इंटू E1, और इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा Q2 इंटू E। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है M1 इंटू G, M1 कैपिटल M1 है, करेक्ट। सो M1 इंटू G, और इस पे क्या लग रहा है, इस पे भी लग रहा है M2 इंटू G। अब एक पार्टिकल जल्दी गिर गया और एक पार्टिकल आराम से गिरा। कौन सा पार्टिकल जल्दी गिरा, M1 गिरा। M1 हिट्स द फ्लोर बिफोर, तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो मैंने कहा M1G माइनस Q1E upon M1 must be greater than M2G minus Q2E upon M2, करेक्ट। क्या इसको मैं थोड़ा सा आसानी से इस तरीके से लिख दूं, बताएं भाई, ठीक है। अगर यहां तक आपने कर दिया तो उसको जैसे ही मैं सॉल्व करूं, g से g काटूं, नेगेटिव को इनकॉर्पोरेट करूं, तो उससे मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये रिलेशन बन गया। और जैसे ही ये रिलेशन बनता है ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following schematic graph best represents the variation of PV versus T of 1 mole of an ideal gas? The dotted line represents PV equal to T। तो हमें क्या बोला, PV is equal to T दे रखा है हमें, डॉटेड लाइन यानी PV क्या है, y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस, यानी y is equal to x का कर्व दे दिया। बट हमें तो पता है PV जो होता है वो तो nRT के बराबर होता है, क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज 1। सो क्या मैं कह सकता हूँ PV is equal to RT, और PV है y और ये वैल्यू है m इंटू x, करेक्ट। यहाँ पे m इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी स्लोप क्या होगा, जो xy एक्सिस, जो y इज इक्वल टू x का था, जो कि 45 डिग्री स्लोप था, उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो कौन सा ग्राफ होगा, ग्राफ इसके ऊपर आएगा डॉटेड लाइन के, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा एंड ये गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई needs 1.4 into 10 to the power 12 liters of water annually.
Its effective surface area is 600 kilometers square and it receives an average rainfall of 2.4 meter annually. If 10% of this rainfall is conserved, it will meet approximately. ठीक है भाई, तो हमें क्या बोला गया कि मुंबई की रिक्वायरमेंट जो है वो इतने पानी की है, करेक्ट। अब मुंबई की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहां पे जो बारिश होती है उसका पानी कंजर्व करा गया और जितना भी पानी बारिश में गिरता है उसका 10% ही हम कंजर्व कर पाते हैं। सो क्या मैं कहूंगा जो वाटर गिर रहा है वो कितना है, जो वाटर गिर रहा है वो है 600 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर इंटू 2.4 मीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर रहा है, करेक्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ द वाटर। तो क्या मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, केजी पर मीटर क्यूब, और ये क्या हो गया मास ऑफ वाटर। या एक काम करते हैं ना, मास को रहने ही देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया मीटर क्यूब के अंदर वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है इसका 10% यूज आ पाता है। सो यूजफुल वाटर, इसका 10%। So can I write down 600 into 10 to the power 6 into 2.4 into 10 by 100। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो what do I get, यहाँ से तो आ गया मेरे पास 10 to the power 5 और यहाँ से आ गया 1440 और ये क्या आया, ये आया मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को अगर मैं लीटर में बदलूं तो 1.44 into 10 to the power 5 के साथ 3 तो यहाँ से जुड़ गया, 8 हो गया, 8 के बाद ऑल 3 आ गया। सो ये बिकम्स 11 लीटर्स ऑफ वाटर। अब ये तो है हमारा जो पानी से यूजफुल वाटर आ रहा है और ये हमारी जो नेट सप्लाई है, नेट रिक्वायरमेंट है, क्या उसको मैच कर रहा है क्या, उसका तो 10% ही हुआ ना ये। सो परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ वाटर मेट बाय रेन, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 1.4 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मास m moving with a certain speed v collides elastically with another stationary mass small m. After the collision, the masses capital M and small m move with speed v and v dash and v respectively. All motion is in one dimension. ठीक है भाई, तो हमारे पास एक है मास m जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और दूसरा मास m रुका हुआ है एट रेस्ट। कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद ये मास m और स्मॉल m दोनों मूव करने लगते हैं, जिसमें कैपिटल M जो है वो मूव करता है v डैश से और स्मॉल m जो मूव करता है स्मॉल v से। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, सो शैल आई राइट डाउन कि भाई इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो E की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी v माइनस ऑफ v डैश होल अपॉन 0 माइनस ऑफ, अच्छा पहली हमने क्या लिया है, अच्छा इसको उल्टा कर दें हम लोग, ठीक है, v माइनस ऑफ v डैश अपॉन, अपॉन क्या लिखूं भाई, अपॉन v। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, देखें भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आई गेट v प्लस v डैश, देख लो। और लुकिंग एट दिस हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 4 rays 1, 2, 3, 4 are incident normally on the face PQ of an isosceles prism PQR with apex angle Q is equal to 120 degree. The refractive indices of the material of the prism for the above rays are, सारी refractive indices दे रखे हैं आपको। The surrounding medium is air. Then the rays emerging from the face QR is, ठीक है भाई, तो लिखते हैं हम लोग। तो हमें क्या बोला हुआ है कि ये एंगल है कि P, ये है P और ये है पॉइंट R। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर, इस फेस के परपेंडिकुलर रेस को फेंका गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा भाई, इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री, ये एंगल हो गया 90, तो क्या मैं कह सकता हूँ आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है मतलब कितना हो गया ये 180 माइनस ऑफ 120 कितना होता है बताइए 60, तो ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल भी 30 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये वाला एंगल भी 30 आ रहा है,
यानी क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल द रेज 1 2 3 4 कितना है, वो है 30 डिग्री। और अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे TIR हो जाए तो क्या मैं कहूंगा क्रिटिकल एंगल अगर इतना होता है तो किस वैल्यू ऑफ म्यू पे किस वैल्यू ऑफ म्यू के लिए TIR होगा वो हम चेक करेंगे। तो हमें पता है कि अगर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन 30 से बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा और वो वाली रेज QR से निकलेंगी। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ होता है और साइन ऑफ 30 क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कि मैंने सही किया क्या, उल्टा कर दिया अपन ने, ठीक है। यानी कि म्यू की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए ताकि TIR हो। अब हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन के अंदर चाहता है देन द रेज इमर्जिंग फ्रॉम द फेस QR। अब हमें क्या कहां से निकालनी है रेज को, हमें QR से निकालनी है, यानी हमें क्या चाहिए, TIR चाहिए। तो क्या मैं कहता हूँ म्यू इज इक्वल टू 2 से बड़ा होगा तो TIR होगा। और 2 से बड़ा किस किस केस में हो रहा है, एक हो रहा है 3 में, एक हो रहा है 4 में। तो 3 और 4 वाली जो रेज हैं वो बाहर निकल जाएंगी। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारी स्लाइड्स खत्म करते हैं हम लोग, और आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।